नमस्कार, मैं हरीश गौड़ हर बार की तरह आपके सामने फिर से हाजिर हूं आपका अपना शो लेकर फिट एंड फाइन। हेल्दी बॉडी, हेल्दी माइंड एंड हैप्पी लाइफ। किसी ने खूब कहा है, नजरे इनायत खुद की खुद पर हो तो कोई आपका कुछ बिगाड़ नहीं सकता। बिल्कुल ट्रू। हम बात भी इसी की कर रहे हैं कि अगर हम खुद को पहचान कर खुद को बदलने की भावना रखें तो हमारा कोई कुछ बिगाड़ ही नहीं सकता है, चाहे वो बीमारी हो और चाहे वो बाहर की परिस्थितियां हो। हमें खुद को बदलना है, सारी चीजें अपने आप बदल जाएंगी। तो पिछले एपिसोड में हमने जाना था कि बीमारियां किन किन फेजेस में आती हैं। आज हम उसी चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। डॉक्टर सतीश गुप्ता जी हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। आइए उनका स्वागत करते हैं। डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है। डॉक्टर साहब, आपने बताया था पिछले एपिसोड में कि बीमारियां जो हैं वो 4 फेजेस में आती हैं। तो हमने जाना कि साइकिक फेज में बीमारियां जो आती हैं वो कैसे आती हैं, और साइकोसोमेटिक जो फेज है उसमें बीमारियां कैसे आती हैं। सोमेटिक फेज भी हमारा हो गया था। तो आगे का जो फेज है वो है ऑर्गेनिक फेज। वो फेज क्या है, उसके बारे में समझाइए। देखिए, हर डिजीज को 4 फेज में से निकलना ही पड़ता है जी। साइकिक फेज, साइकोसोमेटिक फेज और सोमेटिक, और फिर लास्ट में ऑर्गेनिक फेज। जो हॉस्पिटल में डॉक्टर के पास पेशेंट आता है, ये डॉक्टर के पास पेशेंट पहुंचता है ये है ऑर्गेनिक फेज में। अधिकतर में 90% जो पेशेंट्स आते हैं वो ऑर्गेनिक फेज में। जैसे बचपन से, अगर मैं एक एग्जांपल दूं, बचपन से जो उसका स्वभाव रहा बच्चे का 4-5 साल की उम्र से, उसकी आर्टरीज में ब्लॉक होने शुरू हो जाते हैं। जो उसका स्वभाव माता पिता को देख करके या उसके उनके व्यवहार को देख करके, समाज के व्यवहार, टीचर्स के व्यवहार को देखते, प्लस उसका खान पान कैसा है, आहार, व्यवहार, आहार और विहार, संग कैसा है, वायुमंडल कैसा है, उसका स्पोर्ट्स में एक्टिव रहता नहीं रहता, नींद का भी करता है, वो सब बातें सम टोटल उसका देखते हुए असर पड़ने लगता है हमारे हार्ट की आर्टरीज में, और आर्टरीज धीरे धीरे ब्लॉक होने लगती हैं। फिर वो साइकिक फेज में आता है, फिर साइकोसोमेटिक बॉडी पे असर पड़ने लगता है, फिर फील करने लगता है, तो उसकी सिस्टम में डेवलपमेंट होने लगती है। फिर वो सोमेटिक फेज में आता है, इफेक्ट होने लगता है, जीन्स जागृत होने लगते हैं, और फिर एनवायरमेंटल फैक्टर्स में जैसे मन नेगेटिव हुआ और वो गलत खान पान और सब मिल करके उसको सोना गलत, उठना गलत, सैर गलत, वो सब कुछ मिल करके उसको हवा गलत, है ना, कुछ एडिक्शंस गलत पैदा पड़ गए, तो वो बीमारी धीरे धीरे तेजी से आर्टरी ब्लॉक होने लगती है। अब आर्टरीज जैसे मानो बचपन से शुरू हुई 5 साल से, अब मान लीजिए वो 35 साल का हो गया या 40 साल का हो गया, अब वो जो आर्टरीज ब्लॉक थे धीरे धीरे वो 40% ब्लॉक हो गई, 50% ब्लॉक हो गई, 60% ब्लॉक हो गई। अब क्या होता है, 60% पे पेशेंट को सिम्टम नहीं होते। ऑर्गेनिक फेज की बात बता रहा हूँ, पेशेंट को सिम्टम नहीं हो रहे हैं, वो काम कर रहा है, खेल भी रहा है, कूद भी रहा है, रोज अपने ऑफिस जा रहा है, सब कुछ कर रहा है, कोई तकलीफ नहीं है, बैडमिंटन भी खेल लेता है, क्योंकि ब्लॉक 50% है। अब अचानक से किसी दिन उसको बहुत जोर से गुस्सा आ जाता है, अचानक को ऐसी स्ट्रेस लाइफ में आ जाती है, या शाम को हैवी मील ले लेता है, मतलब किसी पार्टी में जाते हैं वहाँ हैवी मील ले लिया, तो अचानक से क्या होता है कि वो स्ट्रेस प्लस वो हैवी मील और नींद कम की रात में, सोने के लिए 2 बजे गया, तो उस रात जो है वो टोटल सब चीज मिल करके वो जो क्रैक हो जाता है, जो कोलेस्ट्रॉल का प्लाक क्रैक हो गया, वो क्रैक होके वहाँ खून जम गया और हार्ट अटैक आ गया। अब पेशेंट कब हमारे पास आया, पेशेंट हार्ट अटैक लेके हमारे पास आया, आके आईसीयू में दाखिल, सीसीयू में दाखिल हो गया, डॉक्टर ने देखा हार्ट अटैक है, उसकी दवाई दी, उसका थ्रोम्बोलिटिक थेरेपी दी, उसको मतलब इंजेक्शन लगाया, रेटिप्लेज जो आजकल दवाइयाँ आती हैं उसका इंजेक्शन लगाया, 30,000 का इंजेक्शन लगाया, और उसको जो है क्लॉट बना था उसको डिजोल्व करने की कोशिश की, या इमरजेंसी में उसकी एंजियोप्लास्टी स्टेंट लगा दिया। तो हमने क्या किया, पेशेंट आया, हमने उसका इलाज किया, या एंजियोग्राफी की, देखा ब्लॉक है, और ब्लॉक को हमने एक स्टेंट लगा के फिक्स कर दिया। तो हमारे पास तो हमने क्या कहा, हमने बीमारी का लास्ट स्टेज जब थी उसको हमने मैनेज कर दिया एक स्टेंट लगा के, या उसको दवाई दे करके मैनेज कर दिया। बीमारी कब शुरू हुई थी, अब वो 40 साल का है, बीमारी कब शुरू हुई थी, 4 साल की उम्र। 4 साल की उम्र। क्यों शुरू हुई थी, जो मन के अंदर शुरू हुई थी, जो समाज से इंटरेक्शन उसको मिला था, उसकी वजह से जो गलत खान पान पड़ा था समाज के, उस परिवार के अंदर जो खान पान नॉनवेज खाते थे या जो भी कुछ करते थे, वो जैसा व्यवहार करते थे,
साथ में घर में कलेश रहता था, झगड़ा होता था, स्कूल कॉलेज में उसकी नेचर ऐसी बन गई थी, बड़ा हुआ और प्रॉब्लम हुई, फिर शादी हो गई तो उसको अच्छा जो पार्टनर मिला वो अच्छा नहीं मिला, या जो गड़बड़ हुई उसकी ठीक बनी नहीं ना, बच्चे हुए, बिजनेस ठीक से मिला नहीं, ठीक उसमें केओस रहा, शांति नहीं रही, या उसका अपना बिहेवियर ठीक नहीं था, तो उसकी वजह से वो सारा सम टोटल हुआ। और हमने क्या किया, हमने एक स्प्रिंग लगा के और काम समझा हमारा काम पूरा हो गया। काम पूरा हुआ क्या? काम पूरा नहीं हुआ, वो फिर भी वैसा ही रहेगा वो ना। प्रोसेस तो उसके अंदर आज भी चल रहा है, वही मन है, वही सबकॉन्शियस माइंड है, वही गलत खान पान है, वही गलत सोने का टाइम, गलत उठने का टाइम है, वही गलत संग है, वही घर में कलेश है, वही ऑफिस में प्रॉब्लम है, टेंशन है। हमने क्या किया और किया? क्या उस व्यक्ति को एम्पावर किया? क्या उस व्यक्ति को एम्पावर किया जो उसके सामने सर्कमस्टेंस है, घर में, ऑफिस में, अपने अंदर जो चलते हैं दिन रात सबकॉन्शियस माइंड में, उसकी वजह से उसको नींद नहीं आती है, क्या उसके लिए हमने उसको कुछ क्योर किया? हमने उसका ब्लड प्रेशर थोड़ा हाई था, उसकी दवाई लिख दी, शुगर लेवल थोड़ा ठीक नहीं था, उसको भी दवाई लिख दी, हमने उसका एस्प्रिन दे दी, उसको एक क्लोपिडिग्रोल दे दिया, दवाई दे दी ताकि वो क्लॉट ना बने बार बार, है ना जी। ये सॉर्बिटेट खाने को इमरजेंसी में खा लेना। तो बाकी हमने क्या किया? बाकी एक्चुअली क्या होता है, जब हमारे जीन्स एक्टिव हो जाते हैं थर्ड फेज में, सोमेटिक फेज में, और जीन्स बीज का रूप लेके पेड़ बनने लगता है, तेजी से हमारा जो प्लाक या हमारा जो भी ब्लड प्रेशर बढ़ रहा है, शुगर लेवल बढ़ रहा है, पेनक्रियास की सेल्स मरने लगती हैं, तो डायबिटीज बनने लगती है, हमारे बैरोरिसेप्टर्स होते हैं गले में, यहाँ पर कैरोटिड आर्टरी में, वो खराब होने लगते हैं, किडनी के अंदर हमारे जो रेनिन एंजियोटेंसिन सिस्टम होता है वो डिसफंक्शन होने लगता है, इससे ब्लड प्रेशर बढ़ना शुरू होता है। तो उसके कुछ मैकेनिज्म्स है ना, वो मैकेनिज्म्स हेवायर जा रहे हैं, वो थर्ड फेज में जा रहे हैं। जी। अब चौथी फेज में क्या होने लगता है कि हमारा जो एक 5-HT नाम का एक केमिकल होता है बॉडी में, 5-हाइड्रोक्सीट्रिप्टामिन, वो क्या करता है, वो हमारा लेवल बढ़ने लगता है, लगातार उससे बीमारी होती है, हिस्टामिन तो बड़ा ही होता है, ये और बढ़ने लगता है। अब हमारे ऑटोइम्यून फिनोमेना शुरू हो जाता है। ऑटोइम्यून माना ये लास्ट की हमारी फोर्स है जी। जैसे शुरू में तो हमारा हुआ कि हमने थोड़ा सा कॉर्टिसोल निकला, एड्रिनल निकला, फिर हमने हिस्टामिन निकला, अभी क्या निकल गया, 5-HT निकल गया। अब हमारा लास्ट रिसोर्स है कि हमने क्या किया, वो हमारे घुसाया, हमारे दुश्मन हमारी आर्टरी में घुसाया, मतलब कोलेस्ट्रॉल, जैसे मैंने हार्ट की अगर आर्टरी की ब्लॉक लूं, कोलेस्ट्रॉल को बहना था आर्टरी के अंदर, कोलेस्ट्रॉल जरूरी है, हार्मोन्स बनते हैं, हमारी सेल्स की दीवारें बनती हैं, बहुत सारे काम कोलेस्ट्रॉल हमारी बॉडी में करता है, उसको बहना था और हमें सप्लाई हर सेल को चाहिए थी, वहां पहुंचाना था। अब क्या, कोलेस्ट्रॉल ने जमना शुरू कर दिया हार्ट की आर्टरीज में, गर्दन की नसों की आर्टरीज में, दिमाग की आर्टरीज में, पैरों की आर्टरीज में जमना शुरू कर दिया। वो हमारे व्यवहार के कारण, हमारी एंडोथेलियम अंदर की डिस्टर्ब हुई, उसमें से जो है वो एंडोथेलियम खराब होने से वो वहाँ से गैस, नाइट्रिक ऑक्साइड गैस निकलनी बंद हो गई, कोलेस्ट्रॉल की मूवमेंट अंदर शुरू हो गई, आर्टरीज बंद होना शुरू हो गई। अब आर्टरीज तो बंद होना शुरू हो गई, अब जो है, अब क्या हुआ कि अब बॉडी उसको जैसे अंदर गई दीवार में, वो कोलेस्ट्रॉल वहाँ रहने की जगह तो नहीं है। अब हमारा जो है वो ऑटो इम्यून माना, अब हमारी जो अंदर का जो हमारा इम्यूनिटी है वो घुसने के बाद जागी जी। अब जागी तो वो उसने क्या किया, उसको खाया जाए, उसको कोलेस्ट्रॉल जो अंदर आया उसको खत्म करने की कोशिश करती है हमारी सेल्स, हमारी बॉडी में मैक्रोफाज कुछ ऐसी सेल्स होती हैं, प्रोटेक्टिव सेल्स, वो उस कोलेस्ट्रॉल को खाने की कोशिश करती हैं कि खा के जो कोलेस्ट्रॉल अंदर आ गया दीवार के अंदर उसको खा लें। और वो क्या, कोलेस्ट्रॉल अंदर आए जा रहा है, हम गलत खाए जा रहे हैं, टेंशन किए जा रहे हैं, गलत व्यवहार, गलत आहार, गलत विहार तो रोका नहीं, तो कोलेस्ट्रॉल तो अंदर आ ही जा रहा है, प्रोसेस तो वही होना है। अब उसको वो सेल्स खाए जा रही हैं, और वो सेल्स खा के मोटी हो जाती, मोटी बना वो टोटल लिपिड से ही भर जाती है, मर जाती हैं, तो वो लिपिड भर गया, वो वहीं पर इकट्ठी हो जाती हैं। तो ये ऑटो इम्यून में ना, वो हम जितना उसको कोशिश करती है, हमारी इम्यूनिटी कोशिश करती है खत्म करने की, उतना तेजी से वो कोलेस्ट्रॉल वहाँ पे जो प्लाक है ना, जो जी हमारी आर्टरी ब्लॉक में 30% थी, अभी वो तेजी से 50 हो गई, 60 हो गई, जो 3 महीने पहले 50% थी या 30% थी, अचानक से बढ़ के 80% हो गई 3 महीने के अंदर ही। अब हम जागे हैं जी। जैसे कई बार मान लो अभी जैसे कोरोना आया, कई देश तो तुरंत शुरू में जाग गए, कुछ देर लास्ट में जागे और एकदम से लॉकडाउन कर दिया जी। अब जागे ना, हम वॉर लेवल पे आ गए ना,
तो उसमें वार में क्या होता है, नुकसान दोनों तरफ का होता है ना। दोनों तरफ। अब वो जो अब आर्टरी की जो दीवार थी ऊपर की जो कैप होती है वो खराब हो गई, पतली पड़ गई, क्रैक हो गई तो क्लॉट बन के हार्ट अटैक, अचानक हार्ट 100% आर्टरी ब्लॉक हो गई, खून जाना बंद हो गया, हार्ट का कुछ हिस्सा मर गया, इसी को हार्ट अटैक कहते हैं, और हार्ट अटैक से डेथ हो गई। समझ, पेशेंट अब हमारे पास स्टेज में आया, हमें समझना है कि ऑर्गेनिक स्टेज में जब भी पेशेंट आता है, और हम जो है पेशेंट डॉक्टर्स जो हम लोग इसी लेवल पे इलाज कर लेते हैं, सोचते हैं हमारा फर्ज हो गया, तो हमें जागना है कि हमारा जो है जो बीमारी है वो हमें समझना है। हर पेशेंट को, कोई भी पेशेंट, चाहे ब्लड प्रेशर का है, चाहे डायबिटीज का है, चाहे एसिडिटी का है, चाहे माइग्रेन का है, चाहे दमे का है, मैंने हार्ट की एक एग्जाम्पल देके बताया जी। हर बीमारी की 4 स्टेजेस होती हैं। जब भी कोई पेशेंट का, भले हम उसका एक्यूट इमरजेंसी में उसका इलाज करें, किंतु उसके लिए एक साइकोलॉजिस्ट की आवश्यकता है जी। वो उसकी उस हिस्ट्री में जाए, बचपन से उसकी क्या हिस्ट्री थी, 4-5 साल की उम्र से माता पिता से क्या इंटरेक्शन था, सारी बात को समझे, उसकी पर्सनैलिटी टेस्ट करे जी। ना, उसकी टाइप ए नेचर भी, एंजाइटी, एंगर, डिप्रेशन, उन सबको नापा जाए, उसका लाइफस्टाइल को जाना जाए, जी। खुशी है, डिप्रेशन है, कैसा सेंसिटिव है, इमोशनल है, कैसा बच्चा है, उसके आदमी के बारे में जाना जाए, उसको मॉडिफाई किया जाए, साइकोथेरेपी देके या कुछ भी मेडिसिन की हेल्प भी ली जाए, उसका भोजन आहार चेंज किया जाए, और फिर उस व्यवहार को बदलने के लिए उसको भले मेडिटेशन का, जैसे राजयोग मेडिटेशन सिखाने से हमने देखा लोगों का व्यवहार टाइप ए से टाइप बी बन जाता है, एंजाइटी से एंजाइटी फ्री हो जाते हैं, एंगर से एंगर फ्री हो जाते हैं, डिप्रेशन खत्म हो जाता है। अगर ऑर्गेनिक फेज में जाने से पहले ही अगर हम फर्स्ट एड अपने घर पर ही अपने आप को देना शुरू कर देना मेंटली, तो हम उस फेज में जाने से वो तो सबसे अच्छी चीज है वही। किंतु अगर आपको ऑर्गेनिक फेज में भी आया है, क्योंकि डॉक्टर्स आज कम है, पेशेंट बहुत ज्यादा है, तो अगर ऑर्गेनिक फेज में भी आया है तो एक डॉक्टर का फर्ज बनता है, उसके पास अगर टाइम नहीं है उसको भी 2 शब्द तो बोल देना कि भी तुम ऐसे फला व्यक्ति के पास चले जाओ, साइकोलॉजिस्ट के पास चले जाओ, डाइटिशियन के पास चले जाओ, डाइट आहार के लिए ज़रूरी है, और फिर विहार एक लाइफस्टाइल एक्सपर्ट हो उसके पास जाएं, उससे सिखाए कि वायुमंडल कैसा हो, उसका कैसे अंदर से संग कैसा हो, सैर कैसे करनी है, सोना कभी उठना कभी है, और एडिक्शन फ्री लाइफ कैसे हो। पर ये सारा का सारा काम अगर वो राजयोग मेडिटेशन सीख ले, राजयोग मेडिटेटिव लाइफस्टाइल अपना ले, तो उससे उसकी क्योर हो सकती है। ऑर्गेनिक तो ऐसे हमने हजारों पेशेंट्स पे ट्रायल किए हैं, हार्ट के पेशेंट्स पे किए हैं, कि तो हमने ब्लड प्रेशर के पेशेंट, डायबिटीज के मरीज, माइग्रेन के पेशेंट्स, अस्थमा के पेशेंट, कैंसर के पेशेंट्स, कैंसर भी इसी तरह शुरू होता है। कैंसर भी जब सेल्स, कैंसर की सेल्स बनने लगती हैं, फिर ऑटोइम्यून फिनोमेना होता है, और उसके बाद फिर कैसे कैंसर तेजी से बढ़ता है, और फिर लास्ट स्टेज क्लास 4 में बन जाता है, जब सारी जगह अपनी बाउंड्री को तोड़ के, और वो सारी सेल्स में खून के द्वारा सब जगह फैल जाता है, लीवर में, लंग्स में, ब्रेन में, हड्डियों में फैल जाता है, और अधिकतर पेशेंट कई बार उस स्टेज में आता है। फिर उस समय ना तो सर्जरी काम करती है, ना रेडियोथेरेपी काम करती है, कीमोथेरेपी थोड़ा बहुत कभी काम करे, नहीं तो नहीं करे। बीच के फेजेस में ही बड़ा मुश्किल है कि लोग अपने ऊपर ध्यान देना शुरू करें, लेकिन वो ऑर्गेनिक तो ऐसे हो गया कि जैसे या तो आर पार, या तो अब मरें या तो जिएं, तो मरता क्या नहीं करता, तो उस फेज में ज़्यादातर लोग अपने ऊपर ध्यान देना शुरू करते हैं, लेकिन बहुत देर हो चुकी है। पर उसमें भी पूरा ध्यान देते नहीं ना डॉक्टर्स उस बात को एक्यूरेटली, क्योंकि डॉक्टर्स कई बार खुद ही नहीं जानते हैं इस बात को जी किस फेज में बीमारी आई है। तो आई थिंक हम लोगों को थोड़ा सा, सभी को मेडिकल एजुकेशन में ये पार्ट इंक्लूड करने की आवश्यकता है MBBS करिकुलम में, कि हम इस बात को समझें कि साइकोसोमेटिक डिजीज कैसे, साइकिक फेज क्या है, साइकोसोमेटिक फेज क्या है, सोमेटिक फेज क्या है, और ऑर्गेनिक फेज क्या है जी। और इन चारों को जब भी कोई पेशेंट आता है, हम समाज में जो हमारा PSM, प्रिवेंटिव एंड सोशल डिपार्टमेंट जो होता है, वो इस बात को देखे कि हमारे समाज में इन चारों चीज़ों के लिए, पहले 3 स्टेजेस के लिए कवर करने के लिए हमारे पास सही इलाज, सही प्रिवेंशन के मॉड्यूल्स हों, और वो मॉड्यूल्स हम प्राइमोडियल प्रिवेंशन स्कूल कॉलेज के लेवल पर शुरू करें, और जिनको थोड़े सिम्टम आने शुरू हुए उसके लिए प्राइमरी प्रिवेंशन की जाए, जिनको रिस्क ज़्यादा है ऐसी चीज़ें होने का, या फैमिली हिस्ट्री है, या बच्चा लग रहा है कि बहुत सेंसिटिव है, इमोशनल है, उसको पहले गलत खान पान है पहले से हमारा टेलीविज़न के द्वारा, मीडिया के द्वारा उसको प्रचारित करें, स्कूल कॉलेज में उसके ऊपर बाकायदा क्लासेस हों, तब जा कर के हम इस हॉस्पिटल्स में भी अगर मेडिटेशन का कुछ ऐसा शुरू कर दें ताकि पेशेंट्स को मेडिटेशन कराया जाए, या उनको सबसे पहले तो डॉक्टर को खुद करना पड़ेगा। जी जी।
क्योंकि ये देखने में डॉक्टर्स आज ज़्यादा बीमार हो रहे हैं। डॉक्टर्स जो खुद हैं उनको जो आम जनरल पॉपुलेशन से ज़्यादा बीमारियां, ब्लड प्रेशर, डायबिटीज़, हार्ट डिजीज़, दमा, माइग्रेन, सब बीमारियां ज़्यादा हैं क्योंकि वो बहुत सफ़र कर रहे हैं डॉक्टर्स, क्योंकि दूसरों का इलाज करते करते कई बार खुद को भूल जाते हैं और उनको ना अपने एक्सरसाइज का समय मिलता है, ना मेडिटेशन का, ना डाइट, एक्सरसाइज, कुछ भी करने का समय प्रॉपर नहीं मिलता है। जी, वो लेट नाइट्स भी जो है ऑपरेशन थिएटर में कई बार होते हैं, दिन में तो भी उनको मैं सबसे पहले तो डॉक्टर से खुद जानने की आवश्यकता है, खुद प्रैक्टिस करने की आवश्यकता है और फिर पेशेंट्स को भी करने की। लेकिन अगर वो सिखाएंगे हॉस्पिटल में भी ये चीज़ शुरू हो जाए ना, मेडिटेशन, तो बहुत, क्योंकि वो साइकोलॉजिकल लेवल पे सोचते ही नहीं है कि मेंटल लेवल से भी अगर लोगों को हील करने की कोशिश करें तो फिजिकल हेल्थ पर बहुत, क्योंकि तीनों लेवल पे इलाज होना चाहिए ना जी। अगर डॉक्टर खुद स्पिरिचुअल होगा ना, उसको स्पिरिचुअल नॉलेज होगी ना जी, मेडिटेशन का एक्सपर्ट होगा, तो वो स्पिरिचुअल उसके वाइब्रेशंस, शांति, प्यार, खुशी के वाइब्रेशन भी पेशेंट को हील करेंगे। डॉक्टर पेशेंट रिलेशनशिप बहुत अच्छी हो जाएगी। फिर मेंटल लेवल पे पॉजिटिव उसकी अप्रोच होगी ना, पॉजिटिव एटीट्यूड, जो हमने कहा ना, नजर इनायत, जो आपने शुरू में कहा, नजर इनायत खुद की खुद पर हो, है ना जी, तो कोई आपका कुछ बिगाड़ नहीं सकता। तो अगर वो नजर इनायत, वो एक नज़र जो डॉक्टर की नज़र होती है, दृष्टिकोण, बहुत प्यार से, रहमदिली वाला, कंपैशन वाला, ना, सिंपैथी वाला, और जो पेशेंट से बहुत नज़र हमारी कैसी हो, पॉजिटिव हो, तो पेशेंट को बहुत अच्छी हीलिंग हो जाती है जी। तो वो अगर वो पेशेंट को थोड़ा इशारा भी कर देगा ना डॉक्टर कि आप वहाँ चले जाइए, एक शब्द डॉक्टर का बहुत है, उसको खुद नहीं बताने की आवश्यकता है, एक शब्द बहुत है। ये देखिए मैंने खुद जीवन में देखा, डॉक्टर की लोग मानते भी हैं। हाँ, मैंने 500 पेशेंट, मैंने इतने सारे पेशेंट में मैं किया है, उससे बहुत बीमारी आपकी जड़ से ठीक हो जाएगी। आप दवाई भी खाते रहिए, क्योंकि मेडिकेशन के साथ मेडिटेशन, ये नहीं कि मेडिकेशन बंद कर देना है, मेडिकेशन देना है, क्योंकि मेडिकेशन बाहर से इलाज करेगा, फिजिकल बॉडी में इलाज करेगा, मेडिटेशन अंदर से क्योर करेगा। देखिए हड्डी टूट जाती है, घाव हो जाता है मुझे यहाँ पर जी, कट जाता है, तो मैं जो बाहर पट्टी लगाता हूँ या एंटीबायोटिक खाता हूँ, वो बाहर से उसको इन्फेक्शन अंदर ना जाए, उसके लिए हम करते हैं, पर हीलिंग तो अंदर से होती है जी। तो हीलिंग, जो अंदर की हीलिंग है ना, वो मेडिटेशन के द्वारा, दवाइयों से अंदर से हीलिंग नहीं कर सकते जी, वो बाहर से हील कर सकते हैं। तो बिना मेडिकेशन और मेडिटेशन की साइमल्टेनियसली जब दोनों चीज मिलेंगी ना, तब जा करके एक इंसान कंप्लीटली ठीक होगा और हम एक समाज जो सुखी और स्वस्थ होगा, ऐसे समाज का निर्माण होगा जी। तो डॉक्टर साहब, चारों फेजेस के बारे में आपने बताया और बहुत अच्छे तरीके से बताया, और मुझे आशा है सभी दर्शक समझ गए होंगे और वो अपनी लाइफ में उस सारी बातों को इम्प्लीमेंट करेंगे। अब वक्त है डॉक्टर साहब फिट एंड फाइन टिप ऑफ द डे का। जब भी आप किसी भी मानसिक या शारीरिक रोग से ग्रसित होते हैं, तो याद रखें, आप डॉक्टर के पास जाएं, मेडिकेशन तो लें, दवाइयाँ तो लें, अंदर ये जागृति रहे कि मेडिकेशन जो हम ले रहे हैं, दवाइयाँ जो हम खा रहे हैं, वो जड़ का इलाज नहीं करेंगी। बीमारी की जो रूट कॉज है, उसका इलाज मेडिटेशन के अलावा हो नहीं सकता है, क्योंकि हर बीमारी हमारे अंदर आत्मा की 7 एनर्जी कमी की वजह से होती हैं, और मेडिटेशन से वो 7 एनर्जी आत्मा में भर जाती हैं, और जहाँ जहाँ जिस सेल्स में वो कमी है 7 एनर्जी की, वो अंदर से जब उसको मिल जाएगी तो बीमारी जड़ से ख़त्म हो जाएगी, और कुछ समय बाद आपकी वो मेडिकेशन भी बंद हो जाएगी। तो भाई और बहनों, अगर आप स्वस्थ और खुशनुमा रहना चाहते हैं, तो अपने जीवन में मेडिकेशन के साथ साथ मेडिटेशन को भी कंबाइन करें। डॉक्टर साहब, आज की इस चर्चा के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। हमने जाना आज की बीमारी 4 फेजेस में आती है, साइकिक, साइकोसोमैटिक, सोमैटिक एंड देन ऑर्गेनिक। पहले 3 फेजेस में ही हम राजयोगा मेडिटेटिव लाइफस्टाइल के द्वारा व्यवहार, आहार और विहार को चेंज करके बीमारी को जड़ से खत्म कर सकते हैं, चिंगारी को आग बनने से रोक सकते हैं। अगले एपिसोड में हम फिर कुछ पहलुओं को तलाशेंगे। डॉक्टर साहब हमारे साथ मौजूद रहेंगे। आज के लिए हम आपसे विदा चाहते हैं। अगले एपिसोड में फिर आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।